चलो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन यानी जो कल का क्वेश्चन था जिसका हमने आपको आंसर कमेंट करने के लिए कहा था वो क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं और इसमें से सही कथन बताना है। तो पहला कथन है कि नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने का अधिकार नहीं है। दूसरा कथन है दिया है कि दोषी सिद्ध हुए नागरिक को कानूनी आधार पर उसके जीवन के अधिकार व निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल दूसरा कथन सही है, क्योंकि जो नागरिक दोषी किसी मामले में दोषी साबित हो चुका है उसको कानून के अधिकार पर उसके जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। लेकिन नागरिक को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने का अधिकार है, बशर्ते ये सब किसी हिंसा करने की नीयत से नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी षड्यंत्र के तहत होना चाहिए। बाकी हर नागरिक को ये सब करने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का, जुलूस निकालने का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी पूछ रहे कि शोषण के खिलाफ अधिकार में क्या क्या शामिल है। तो दिया गया है कि एक नंबर में मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध, दूसरा है किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करवाने का निषेध, तीसरा है बंधुआ मजदूरी पर रोक, चौथा है बाल मजदूरी पर रोक और पांचवा है शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1 से लेकर 4 तक जो है यानी 1, 2, 3, 4 ये सब शोषण के खिलाफ अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है धार्मिक आधार के संदर्भ में किसी व्यक्ति को क्या क्या अधिकार दिया गया है। तो पहला है धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार, दूसरा है धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार और तीसरा है प्रचार प्रसार करने में कोई भी विधि, कोई भी तरीका अपनाने का अधिकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केवल पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा गलत है, क्योंकि धार्मिक प्रचार प्रसार के अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को झांसा दे करके, लालच दे करके उसका आप धर्म परिवर्तन करा सको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना नहीं है। दूसरा है सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव के लिए कर यानी टैक्स देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। तीसरा है किसी निजी संस्था द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थान में किसी को प्रार्थना में हिस्सा लेने या धार्मिक निर्देशों को मानने हेतु बाध्य यानी मजबूर नहीं किया जा सकता। तो इसमें सही कथन बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी ये तीनों कथन सही है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब किसी एक धर्म या उसका पक्ष लेना या उससे कोई विशेष अधिकार देना नहीं होता है। और दूसरा जो सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती कि आप टैक्स दो। और तीसरा किसी निजी संस्था या द्वारा प्रचालित शैक्षणिक संस्थान में किसी को प्रार्थना में पार्टिसिपेट करने, हिस्सा लेने के लिए आप मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को मिले अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत के नागरिक जो विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह से संबंध रखते हैं को अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। दूसरा है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उसे चलाने, संचालित करने का अधिकार नहीं है। तो सही कथन बताना है। तो इसका सही कथन है ऑप्शन ए यानी केवल पहला कथन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाया गया है। दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय माना है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोनों कथन सही है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के जरिए ही हम हमारे अधिकारों में होने वाले कटौती या उसका
हनन के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और न्यायालय में शिकायत कर उस पर रोक लगवा सकते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उसे देखिए और बताइए कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला है, इस आयोग का गठन 1993 में किया गया था। दूसरा है, आयोग में राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर जो रिटायर्ड जज होते हैं या जो ऑफिसर होते हैं उसकी नियुक्ति की जाती है। तीसरा है, यह आयोग देश में मानवाधिकारों को बढ़ाने और उसके प्रति चेतना जगाने का काम करता है। चौथा है, आयोग अपनी रिपोर्ट मतलब सरकार को देता है या पीड़ितों की तरफ से खुद मतलब कोर्ट में अपील करता है। पांचवा है, यह किसी भी अदालत की तरह चश्मदीद गवाहों को समन भेजकर बुला सकता है। तो गलत कथन बताना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सबके सब कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ये कानूनी अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार था, बट 44वें संविधान संशोधन के जरिए इसको मौलिक अधिकार से निकालकर कानून के अधिकार में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी जो 3 दिए गए हैं, यानी शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और समानता का अधिकार, ये तीनों मौलिक अधिकार हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन को अधिकार के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? पहला है, अधिकार जो व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है। दूसरा है, व्यक्ति के कर्तव्य का बोध है। तीसरा है, अधिकार यानी व्यक्ति पर युक्तियुक्त निर्बंधन है। चौथा है, अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज में स्वीकृति मिली होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला और चौथा सही है। अगला सवाल है, यदि मतलब शक के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका फ़ोन टैप किया जा रहा हो तथा उसके मतलब पक्षों को सार्वजनिक किया जा रहा हो, तो उपयुक्त संदर्भ में से कौन से अधिकार का हनन हो रहा है यानी उल्लंघन हो रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी निजता का अधिकार। निजता का अधिकार के कारण किसी व्यक्ति के घर की तलाशी नहीं ली जा सकती और ना ही उसका फ़ोन टैप किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगता है।